हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मंजू आंतिल एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ना सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हमारी टीनेजर एज में हैं, बल्कि एडोलेसेंस एज में जो हैं या फिर जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी, आम आदमी जो घर पर बैठा है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू हैंडल नेगेटिव इमोशंस। सो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना पहले बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली इमोशंस होते क्या हैं। इमोशन जो है वो एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसके अंदर हमारे फीलिंग्स एंड मूड्स आते हैं। फीलिंग क्या होता है? फीलिंग फॉर द टाइम बीइंग आपको कुछ भी अगर स्टिमुलस आता है एनवायरनमेंट में, आई मीन कुछ भी होता है किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, महसूस करके, जो फॉर द टाइम बीइंग एक आपके अंदर जो है एक फीलिंग डेवलप होती है, वो उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। सो फीलिंग की इंटेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू इमोशन। मूड की जो इंटेंसिटी होती है वो फीलिंग से थोड़ी सी ज्यादा होती है और उसका ड्यूरेशन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। मूड आपका एक दिन मूड खराब हो सकता है लेकिन आपकी फीलिंग फॉर द टाइम बीइंग सी होती है। लेकिन जो इमोशन होते हैं उनके अंदर, उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर, फीलिंग एंड जो हमारे मूड हैं वो दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि फीलिंग्स मूड बनाती हैं और मूड्स आपके इमोशंस को जनरेट करते हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम फिर बाद में इमोशंस का नाम दे देते हैं। जब तक हम पर्सनली किसी चीज को फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता किसी चीज के साथ, तब तक हम उसके लिए कोई इमोशन डेवलप नहीं करते हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, उनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है, हम उनसे पर्सनली कनेक्टेड होते हैं, हमने उनमें टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया होता है, वो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बनते हैं, हम उनको मीनिंग अपने अकॉर्डिंग देते हैं। हमारे इमोशंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हम अपने तरीके से बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते हैं। इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि इमोशन, फीलिंग एंड मूड तीनों अलग अलग कैसे हैं। एक आम आदमी के लिए तीनों चीजें एक जैसी होती हैं लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं कि इमोशन कितने टाइप के होते हैं। इमोशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इमोशन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या हम उनको नेगेटिव से देख रहे हैं। पॉजिटिव में जहां तक हम बात करते हैं, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, प्लेजेंट फीलिंग्स जब आती हैं तो वो हमारे हैप्पी इमोशंस होते हैं। नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं? जैसे डिसगस्ट, एंगर जैसी फीलिंग्स आना, ये हमारे नेगेटिव इमोशंस को दर्शाते हैं। हमेशा ऐसा बोला गया है कि कोई भी चीज अगर एक्सेस में होती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ये बिल्कुल सही बोला गया है। चाहे पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन, कोई भी अगर अपने इंटेंसिटी से ज्यादा होगा तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव है तो ये हार्मफुल कैसे हो सकता है। इफ यू आर हैप्पी तो आप हैप्पी हो, ये आपकी हेल्थ के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हैप्पी स्टेट इतनी ज्यादा हैप्पी हो जाती है तो आप यूफोरिक स्टेज में चले जाते हो और उस हैप्पीनेस में आप दूसरों की फीलिंग को भी हर्ट कर सकते हो। ऑल्सो आप अपने आप के लिए भी कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती। तो हैप्पीनेस हो या फिर सैडनेस हो, पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव, एक ऑप्टिमल अमाउंट में होना इसका बहुत जरूरी होता है। नेगेटिव इमोशंस पर मेरी वीडियो है तो हम ज्यादातर बात करेंगे नेगेटिव इमोशंस की। नेगेटिव इमोशंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंगर, फियर, डिसगस्ट जैसी अनप्लेजेंट जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। नेगेटिव इमोशन अगर एक ऑप्टिमल लेवल से ज्यादा हो जाते हैं तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशन, फीलिंग और मूड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ऐसे ही स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में भी डिफरेंस होता है। एक आम आदमी के लिए मोस्टली तीनों टर्म एक जैसी सी होती हैं और बहुत छोटी छोटी चीजों पर आजकल मैंने देखा है लोग डिप्रेशन जैसे वर्ड को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन इन तीनों में भी डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस जो होता है वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। कोई भी
अनप्लेजेंट सिचुएशन अराइज हुई, उसको लेकर फॉर द टाइम बीइंग जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर जनरेट हुए उनको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्रेज द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन होती है, आप उसको कैसे अप्रेज करते हैं, आपका नजरिया क्या है उसको देखने का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको कहीं जाना था, अचानक से आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो दैट सिचुएशन इज स्ट्रेसफुल। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसा अप्रेज किया है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि आपकी स्कूटी या कार स्टार्ट नहीं हो रही तो आप रिक्शा कर लेते हो या आप ऑटो से चले जाते हो, लेकिन क्योंकि आप उसको ऐसे देखना चाहते हो, आपने नेगेटिव इमोशंस जनरेट किए, आपको गुस्सा भी आया, यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, इसीलिए स्ट्रेस का लेवल बढ़ा। एंग्जाइटी जो होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेस जो होती है उसका इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। हमारी जो एंग्जाइटी होती है वो एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक वरी होती है किसी चीज के होने से पहले की, या कोई चीज जब हो गई है तो आप उसके बारे में कॉन्टिन्यूअसली सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसी चीजें क्यों हुई। सो एक नेगेटिव एप्रीहेंशन का फीलिंग होता है, एक डिस्गस्ट का फीलिंग होता है, एक अजीब सी बेचैनी आप फील करते हो जिसको आप अपने वर्ड्स में भी नहीं बता सकते। इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लंबे टाइम तक चलती है, प्रोलॉन्ग्ड होती है, एंड देयर इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इट। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या होता है? बेसिकली जो डिप्रेशन होता है वो एक डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, लेकिन एंग्जाइटी या स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबे टाइम तक चलते हैं तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिप्रेशन एक छोटा टर्म नहीं है, इट इज अ वेरी बिग टर्म। जब आपके केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी में, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह से जो स्टेट अराइज होती है उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। आम आदमी स्ट्रेस या एंग्जाइटी को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और जो कि बहुत बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम 100 में से काउंट करें, अबाउट 90% इन द केसेस हमें मेडिकेशन से ही ये ठीक होता है या साइकोथेरेपी हम देते हैं, तब जाकर हमारे डिप्रेशन जो होते हैं वो हील होते हैं। बेसिकली अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो डिप्रेशन इज अ बिग सिंक होल, जिसके अंदर जो है ह्यूमन बींग्स चले जाते हैं और वहां से वापस आना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज डिफिकल्ट। सो अगेन, जैसे मैंने आपको बोला, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बींग्स, हाउ यू अप्रेज द सिचुएशन। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते या आप उसको अच्छे से अप्रेज नहीं कर सकते तो ही वो एंग्जाइटी जो है आपके डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है, वो स्ट्रेस आपका एंग्जाइटी में कन्वर्ट होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल द थिंग्स मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग होकर। सो अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन हैंडल दीज नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनहांस सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं? सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? अपने बारे में जानना। सेल्फ इज खुद के बारे में एंड अवेयरनेस की जानकारी। तो खुद की जानकारी हम कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इमोशंस और फीलिंग्स या जो मूड हमने जनरेट किया है वो क्यों जनरेट किया, व्हाई। सेकंड, हाउ, ये फीलिंग्स जो है वो कैसे अराइज हो रही हैं। व्हाई एंड हाउ पर जब हम काम करेंगे और हम हर एक चीज को रैशनली माइंड से सोचेंगे कि ये ऐसा हो सकता था, ये पॉजिटिव भी हो सकता था। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला, मैंने उसको गुस्सा किया, मुझे बाद में ऐसे लगा यार उसकी वजह से मेरा मूड खराब हुआ और मैंने उसके अगेंस्ट हेट्रेड के इमोशंस जनरेट किए। सो अगर मैं इसको रैशनली सोचूं तो मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ कि जो कॉन्वर्सेशन हुआ होगा उसके आगे और पीछे भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी, क्या पता सामने वाले ने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही है। लेकिन अगर मेरे को नेगेटिव इमोशन जनरेट करने हैं तो मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ यही सोचूंगी कि मेरे बारे में बुरा बोला और मैंने नेगेटिव इमोशंस जनरेट किए। सो वी हैव टू वर्क ऑन हाउ एंड व्हाई एंड वी हैव टू थिंक रैशनली। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये इमोशंस क्यों जनरेट हो रही हैं, इनके पीछे क्या रीजंस हैं। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हमारा होगा अभी, वी शुड अप्रेज द इमोशंस ऑब्जेक्टिवली।
जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे इमोशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वी आर द रीजन जो हम जनरेट करते हैं। हम ही रीजन है इस चीज के। अगर इमोशंस पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी वे में हमें जनरेट करने हैं, हम उनको जनरेट भी कर सकते हैं और हम ही हैं जो उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा एक आम आदमी सोचता है कि यार मेरे हाथ में थोड़ी ना है उसके अगेंस्ट हेट्रेड डेवलप करना, मेरे हाथ में थोड़ी ना है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। एक्चुअली ये हमारे ही हाथ में है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको कितना एक्सप्रेस करना है ये भी हमारे ही हाथ में है। इमोशंस कभी भी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होते, ये हमारे रिफ्लेक्सेस नहीं होते, हम इनको जनरेट करते हैं। अगर हम इनको जनरेट करते हैं तो हम इनको बहुत इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिवली हर एक चीज के बारे में सोचना है और तब उनके ऊपर अपने इमोशंस को जनरेट करना है। एक बहुत अच्छी सेइंग है, द वे वी थिंक एंड द वे वी फील आर क्लोजली रिलेटेड। जो हम सोचते हैं वही हम फील करते हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पर है कि हमें अपने परसेप्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टाइम एंड अगेन रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, हम किसी एक चीज को एक नजरिए से देखते हैं और वैसे ही थिंकिंग हमारे माइंड में चलती है और वैसे ही हम फीलिंग को डेवलप कर लेते हैं। अब मेरा पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है कि ये जो मैंने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाया सामने वाले के लिए, उसको मुझे टाइम एंड अगेन मतलब बार बार उसके बारे में कभी ना कभी एक रीथिंक करना चाहिए और सोचना चाहिए कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैंने उस टाइम पे जो परसेप्शन डेवलप किया था वो ठीक भी है या नहीं। क्योंकि विद टाइम आपके इमोशंस कहीं ना कहीं स्टेबल होने लगते हैं, आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी शेडो उन पर आने लगता है, वो कम होने लगती हैं, तो आपका परसेप्शन भी मोर ऑथेंटिक, मोर रैशनल होने लगता है, मोर ऑब्जेक्टिव होने लगता है। जब आप एक स्टेबल सिचुएशन में आते हो तब रीथिंक करो, रीऑर्गेनाइज करो चीजों को, आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपका स्ट्रेस और जो एग्रेशन या हेट्रेड, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, वो वापस से रीजनरेट होंगे विद लोअर इंटेंसिटी। ऑल्सो मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हम बहुत आजकल मैंने देखा है हम एम्पैथाइज करना हमने बहुत कम कर दिया। हम इतना एक बोल्ड होने में और एक इनसेंसिटिव होने में डिफरेंस होता है। आजकल हम जस्ट टू शो आवर सेल्फ बोल्ड कि हम तो मुंह पर बोल देते, मैं तो मुंह पर बोलने वाले में से हूं, तो बदतमीज होने में, मुंह पर बोलने वाले बोल्ड होने में, इनसेंसिटिव होने में और एम्पैथाइज करने में फर्क है। जब तक हम दूसरों के साथ एम्पैथाइज नहीं करेंगे तो हम किसी को मुंह पर बोलकर अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे, चाहे वो सही या गलत है। मुंह पर बोलना, किसी के लिए बोलना ठीक है, आप बोलो, आप अंदर नहीं रख रहे, आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपने चीजों को ठीक से पर्सपेक्टिव भी नहीं दिया, आपने उनको सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, आपने एक ग्लिम्प लिया और आपने बोल दिया कुछ। तो उससे क्या होता है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं और सामने वाले को आप अपना एक ऐसा साइड दिखाते हो, मेरी टर्म थोड़ी सी हार्श है, बट आप अपना बदतमीज साइड जो है वो दूसरे को दिखाते हो। हमें यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव इमोशन चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, कुछ भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है। वो भी अगर आपको दिखाना है तो फर्स्ट थिंक रैशनली, उसके बाद एम्पैथाइज करो, सोचो कि ऐसा बिहेवियर मेरे साथ क्यों हुआ, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, उसका क्या रीजन है, उसके बाद आप अपना जो है जजमेंट दो। ये मेरे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हम नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमें पता नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि हम उन चीजों को सोचते नहीं हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्पीक पर, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा हैंडल until.dr.manju पर। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं वहां पर भी बताती रहती हूँ। Stay tuned guys, don't forget to share and like my videos, don't forget to subscribe my channel.